Hello everyone, welcome to the platform of learning. In this video, we will discuss CPU and storage unit under the block diagram of computer. So this is the block diagram of computer. इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को हम ऑलरेडी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लें. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरा स्टोरेज यूनिट. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, दिमाग कहलाता है. कंप्यूटर के अंदर सारे डिसीजन और कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सीपीयू की ही है. ये इनपुट इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, लेता है मेमोरी यूनिट से और सारी कैलकुलेशन और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करता है. और कैलकुलेशन होने के बाद जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उसे वापस मेमोरी में ही स्टोर कर देता है. यहाँ पर हमने सीपीयू की एक चिप दिखाई है, कोर i9 एक्स सीरीज जो लेटेस्ट प्रोसेसर है. ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी पिंस लगी होती हैं. ये कहलाता है सीपीयू. हम एक जनरल लेमैन लैंग्वेज में हमारे पास जो एक कंप्यूटर में डब्बा रखा होता है, मशीन रखी होती है, उसे ही सीपीयू कहते हैं. बट इन एक्चुअल दैट इज ए सिस्टम, या फिर हम उसे मशीन कह सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं. दैट इज नॉट ए सीपीयू. सीपीयू एक चिप होती है, प्रोसेसर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए काम आता है, सारे डिसीजन लेता है, कंट्रोल करता है और कंप्यूटर का मेन पार्ट है. सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे शॉर्ट फॉर्म में एएलयू भी कहा जाता है, और दूसरा है कंट्रोल यूनिट. सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ये सीपीयू का वो पार्ट है जहां पर एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग होती है. सभी तरह की कैलकुलेशंस, चाहे वो अरिथमेटिक है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर कंपैरिजन जो कि कहलाती हैं लॉजिकल फंक्शंस, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इसी यूनिट के द्वारा की जाती हैं. दूसरा आता है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये कंट्रोल करने के काम आता है. ये मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है सभी तरह के ऑपरेशंस जो भी कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको, चाहे वो इनपुट यूनिट है, चाहे वो आउटपुट यूनिट है, चाहे मेमोरी यूनिट है. सभी की कंट्रोलिंग कंट्रोल यूनिट द्वारा की जाती है. ये रेस्पॉन्सिबल है डेटा की मूवमेंट के लिए और इंस्ट्रक्शंस की मूवमेंट के लिए बिटवीन द मेमोरी एंड द सीपीयू. कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी कैलकुलेशन होती है, वो सभी सीपीयू के द्वारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से और कंट्रोल यूनिट की हेल्प से ही होती है. नेक्स्ट आता है हमारे पास मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट. मेमोरी यूनिट को डिस्कस करने से पहले हम डेटा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मेमोरी में कैसे होती है. हमारे पास मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है और एक बिट का सबसे लोवेस्ट फॉर्म कहलाती है. 1 बिट, दैट मीन्स फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट. बाइनरी मीन्स 2 और डिजिट मीन्स कोई भी नंबर सिस्टम. तो कोई भी नंबर 0 और 1 की फॉर्मेट में बाइनरी में बेस 2 फॉर्मेट में स्टोर होता है. इन्हीं को अगर हम लार्ज फॉर्म में देखते हैं तो बन जाती है 1 बाइट. बाइट मीन्स 8 बिट्स या फिर कह सकते हैं 1 करेक्टर. इसी का नेक्स्ट है 1 निब्बल. निब्बल मीन्स 4 बिट्स. 4 बिट्स दैट मीन्स हाफ बाइट, बिकॉज एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो इसलिए ये हाफ बाइट बन गया. 1 वर्ड इज इक्वल टू 2 बाइट्स. इसी तरह से हम एनलार्ज फॉर्म करें तो 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. रिमेंबर दिस, हम किलो के अकॉर्डिंग यहाँ पर मानते हैं कि 1000 होंगे, बट ये 1024 बाइट्स होते हैं. इसीलिए जब भी आपने देखा होगा कि 4 GB की पेन ड्राइव होती है या 8 GB की या 16 GB की पेन ड्राइव, तो उसमें पूरा का पूरा 16 GB स्पेस नहीं शो करता, क्योंकि यहाँ पर से 24 बाइट्स जो एक्स्ट्रा हैं वो आगे आगे कंज्यूम होती चली जाती हैं. तो इसी तरीके से 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स. दैट मीन्स 1024 इंटू 1024 बाइट्स. Similar way, extended form 1 GB, that is gigabyte. 1024 megabytes. गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट, अगेन 1024 गीगाबाइट्स. टेराबाइट से आगे पेटाबाइट, देन एक्साबाइट, देन जेटाबाइट एंड देन योटाबाइट. तो ये हमारे पास मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन है जो हम आगे यूज करेंगे. तो हमारे पास मेमोरी यूनिट के अंदर जो हमारा मेन डायग्राम आता है वो ये है. सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर्स जो सीपीयू के अंदर ही इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट आता है कैश, और उसके बाद आती है मेन मेमोरी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी, एंड लास्ट इज सेकेंडरी स्टोरेज. तो सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर्स. सीपीयू रजिस्टर्स सीपीयू का ही पार्ट है और उनकी स्पीड प्रोसेसर के बराबर ही होती है अप्रोक्सीमेटली. रजिस्टर्स बहुत लिमिटेड होते हैं क्योंकि सीपीयू का साइज ही बहुत छोटा होता है और इसलिए लिमिटेड रजिस्टर ही लगाए जा सकते हैं. नेक्स्ट आता है कैश मेमोरी. सीपीयू रजिस्टर्स के बाद फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी कहलाती है. इनका भी साइज लिमिटेड ही होता है.
इन्हें यूजली 3 पार्ट्स में आज की डेट में डिवाइड किया गया है। L1 दैट इज लेवल 1, देन लेवल 2 L2 एंड नेक्स्ट इज L3। लेवल 1 यूजली माइक्रो प्रोसेसर पर ही इनबिल्ट रहता है और उसके बाद लेवल 2 और लेवल 3 मदरबोर्ड पर एज ए चिप इंस्टॉल रहते हैं। जो आज की लेटेस्ट जनरेशन X सीरीज है कोर i9 प्रोसेसर के लिए, उसमें 24.75 मेगाबाइट्स कैश मेमोरी इंस्टॉल करी गई है। तो सीपीयू रजिस्टर्स के बाद आया कैश मेमोरी एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट इज प्राइमरी और मेन मेमोरी। सो इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेम्परेरी स्टोर रहती है, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट इज स्टैटिक रैम और एस रैम एंड सेकेंड इज डायनेमिक रैम और डी रैम। फर्स्टली स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम बहुत फास्ट मेमोरी है, इनका फिजिकली साइज बहुत बड़ा होता है और एक्सपेंसिव है और हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। इनके अंदर कैपेसिटर यूज होते हैं जो कि एज ए इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में लगे रहते हैं। ये ज्यादातर प्रोसेसर पर या प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में एज ए L2 और L3 कैश इंस्टॉल रहती हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक रैम। डी रैम सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी है और ये कुछ स्लोअर मेमोरी कहलाती है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम, क्योंकि यहाँ पर डेटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और सीपीयू को वेट करनी पड़ती है। ये इनका फिजिकली साइज बहुत स्मॉल है, चीपर है और लेस हीट प्रोड्यूस करती हैं एज कंपेयर टू एस रैम दैट इज स्टैटिक रैम। ये भी अगेन कैटेगराइज करी जा सकती है एस डी रैम दैट इज सिंगल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। नेक्स्ट इज डी रैम दैट इज डबल डेटा रेट। इनकी जो स्पीड है डेटा रेट ट्रांसफर है वो डबल हो जाता है एज कंपेयर टू एस डी रैम, इसलिए इन्हीं का प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे कि DDR2, DDR3 और DDR4, आज की डेट में DDR4 यूज की जाती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम के बाद नेक्स्ट नाम आता है रोम का, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। यहां पर इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर रहती है और नॉन वोलेटाइल कहलाती है। इसको फर्दर कैटेगराइज करा जा सकता है। फर्स्ट इज पी रोम दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर वन टाइम प्रोग्रामेबल दैट इज OTP डिवाइस। यहां पर मैन्युफैक्चरर इसके अंदर प्रोग्राम एक बार फीड कर देता है और हम कंप्यूटर के अंदर एज ए बायोस चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप, इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आया EPROM दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर अल्ट्रा वोलेट रेज की हेल्प से जो इसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है उसे इरेज किया जा सकता है और उसे वापस रीप्रोग्राम किया जा सकता है। बट ये काफी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि हमें कभी भी डाटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वोलेट रेज चाहिए और हम सन के ऊपर डिपेंड हो जाते थे। तो नेक्स्ट हमारे पास सीरीज आई डबल EPROM दैट इज इलेक्ट्रिकली EPROM या फिर इलेक्ट्रिकली ऑल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पर हम डेटा को इलेक्ट्रिकल चार्ज की हेल्प से इरेज कर सकते थे और फिर से उसे रीप्रोग्राम कर सकते थे। नेक्स्ट आया फ्लैश रोम या फिर फ्लैश मेमोरी या फिर कह सकते हैं फ्लैश बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फ्लैश रोम डबल EPROM का ही एक टाइप है। ये रिमूवेबल है, रीराइटेबल है और इसका वेट बहुत कम होता है, यूजली 30 ग्राम के अराउंड, और इसका साइज जो है वो भी बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क। इसकी स्पीड कैमरा फ्लैश की तरह से काम करती है और डेटा को इजीली और इंस्टेंटली इरेज किया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अगर इसके अंदर USB कनेक्ट कर दिया जाए तो ये एज ए सेकेंडरी स्टोरेज USB फ्लैश ड्राइव भी काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। इसके अंदर सबसे पहला नाम है मैग्नेटिक टेप का, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती हैं और लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए यूज की जाती हैं। ऑडियो टेप्स की तरह ही इनमें भी डेटा प्लास्टिक स्ट्रिप के ऊपर मैग्नेटिकली एनकोड किया जाता है। यहां पर डेटा की जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है एज कंपेयर टू डिस्क की। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी 100 किलोबाइट से लेकर के कुछ गीगाबाइट तक जा सकती है। जैसे कि देखा गया यहाँ पर ये रील है और यहाँ पर दूसरी रील है, यहाँ पर रीड राइट हेड है और एक टेप से दूसरी टेप हेड के अंदर मूव करता रहता है फॉरवर्ड या रिवर्स फॉर्म में। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क या फिर कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। मोस्ट पॉपुलर है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज के लिए, जहां पर हम डाटा को डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। एक डिस्क ड्राइव मल्टीपल डिस्क से मिलकर के बनी होती है या फिर हम कहें मल्टीपल प्लेट्स से। हर एक डिस्क को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें ट्रैक्स कहते हैं, और इन ट्रैक्स को फर्दर सेक्टर्स की फॉर्मेट में अगेन फर्दर सब डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन छोटे मैग्नेटिक स्पॉट्स जिन्हें की डोमेन्स कहते हैं उसकी फॉर्मेट में स्टोर रहता है।
जैसा कि हमें पता है कि डेटा 1 और 0 की फॉर्मेट में ही स्टोर रहेगा, तो जहां पर भी मैग्नेटिक स्पॉट होगा वहां पर 1 बिट कहलाएगा और जहां पर मैग्नेटिक स्पॉट नहीं होगा वहां 0 बिट कहलाएगा। तो दैट मीन्स हमारा डेटा जो है वो ट्रैक्स सेक्टर्स में एज ए डोमेन स्टोर रहेगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया भी गया है। यहाँ पर ये रीड राइट हेड है और ये बूम है जो पूरी डिस्क को हैंडल करने लग रहा है, स्पिंडल है जो कि बीच में डिस्क को रोटेट करता है। सो ये था हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट आता है फ्लॉपी डिस्क और डिस्केट। फ्लॉपी डिस्क एक सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क है जो कि बहुत ही कम एक्सपेंसिव है और ये पोर्टेबल भी है, एक जगह से दूसरी जगह पर इसे आसानी से लेके जाया जा सकता है। डिस्क ड्राइव्स इन फ्लॉपी डिस्क आर कॉल्ड फ्लॉपी ड्राइव्स, जैसा कि राइट साइड में इमेज में दिखाया भी गया है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है और स्पीड भी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। बेसिकली टू टाइप्स की हैं, 5.5 इंच और दूसरा है 3.25 इंच। 5.5 इंच कॉमन साइज था जो कि 1987 से पहले बनाया जाता था। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी अराउंड 360 किलोबाइट से लेकर के 1.2 मेगाबाइट तक होती थी। सेकंड आया 3.25 इंच, वो भी काफी साइज इनका स्मॉल था और स्टोरेज कैपेसिटी जो थी 5.5 इंच से बड़ी थी। इनकी स्टोरेज साइज जो था 720 किलोबाइट से लेकर 1.44 मेगाबाइट तक था। आज की डेट में ये ऑब्सोलीट हो चुकी हैं और इन्हें बहुत ही कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क सर्कुलर शेप की डिस्क कहलाती है जिसमें लेजर बीम के द्वारा डेटा को रीड या राइट किया जाता है डिस्क को रोटेट करके। ये काफी हाई स्टोरेज कैपेसिटी की होती हैं एज कंपेयर टू पोर्टेबल मैग्नेटिक मीडिया जैसे कि मैग्नेटिक टेप या फ्लॉपी डिस्क। इनके कुछ बेसिक टाइप्स हैं। पहला सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर इन्हें कहा जाता है राइट वंस रीड मैनी। इनके अंदर डेटा परमानेंट रहता है और इन्हें कई बार रीड किया जा सकता है परंतु इन्हें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है एरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क, या फिर हम कहते हैं रीराइटेबल सीडी, जिन्हें हम इरेज कर सकते हैं और नया डाटा लोड कर सकते हैं जैसा कि मैग्नेटिक डिस्क में किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दैट इज डीवीडी। इनके अंदर हाई डेटा स्टोर रह सकता है जैसे कि 4.7 GB, या फिर कह सकते हैं कई मूवीज इसके अंदर स्टोर रह सकती हैं। नेक्स्ट आया ब्लू रे डिस्क, जो कि 25 GB तक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सस्टेन करके रख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सभी मेमोरीज। अब हम देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, दैट इज मेमोरी के अंदर हमारे पास सबसे ऊपर था सीपीयू रजिस्टर्स जिनके अंदर डेटा बाइट्स में स्टोर रहता है। नेक्स्ट आया कैश L1 L2 L3, डेटा मेगाबाइट्स में स्टोर रहता है। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम जिसके अंदर मेगाबाइट से लेकर के कुछ जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड लास्ट इज सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पर मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आ जाते हैं जिनके अंदर डेटा गीगाबाइट से लेकर टेराबाइट्स तक स्टोर किया जा सकता है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं स्पीड भी इंक्रीज होती जाती है और कॉस्ट भी हाई होती चली जाती है। सीपीयू रजिस्टर्स की कॉस्ट सबसे ज्यादा है और स्पीड भी सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड है वो भी सबसे कम है और कॉस्ट भी सबसे कम रहती है। एज कंपेरेटिवली साइज जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का सबसे बड़ा रहता है और सीपीयू रजिस्टर्स का सबसे स्मॉल रहता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की थी बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। So thanks for watching and learning. Please like video and subscribe to the channel. If you have any query or suggestion, you may reach to at platformoflearning@gmail.com. Thank you. Thanks again.